नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी दोस्तों, चलिए इस नए साल में कुछ हम लोग नया सीखते हैं। नया सीखने का मतलब है दोस्तों, इससे पहले भी मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने रखा हूं। चलिए उसी के ऊपर आज हम ट्रांसफार्मर के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आया हूं, जो आमतौर पर आप इलेक्ट्रिकल के जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के ऊपर, आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने बोर्ड के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हूं। इस 10 क्वेश्चन का मैं आपको किस तरह से आपको डिफिनेशन देना है, आंसर देना है, चलिए उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, इंडस्ट्रियल में आमतौर पर किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल में आमतौर पर हम किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने यदि इंडस्ट्रियल में काम किए हैं या काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल में 3 फेज लाइन में काम होता है। फर्नेस चलती है तो वहां पर एसटी लाइन, जैसे 11 केवी की ट्रांसफार्मर, 33 केवी की ट्रांसफार्मर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर निकल कर आता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज हम इंडस्ट्रियल में करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एसटी ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि आईआर है क्या। आईआर मींस होता है दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो ट्रांसफार्मर तो एक बॉडी में रहती है ना, तो उस बॉडी फेज टू बॉडी के अंदर में हमारा इंसुलेशन कितना है। नॉर्मली जो हाई टेंशन की ट्रांसफार्मर की बात आती है या हाई टेंशन लाइन की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने की बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग जो इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेक करते हैं। हम क्या करते हैं? हाई टेंशन एसटी मेगर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर यह पता लगाते हैं कि हमारे इस ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मानकर चलिए आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, सपोज आपसे कोई बड़े अधिकारी फटाक से पूछ दे, तो बताओ तो कि हमारा एसटी ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, 1 kV इक्वल टू 1 मेगा ओम्स। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसी से आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। ये केवी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके पास कितने केवी के ट्रांसफार्मर है। कितने केवी के ट्रांसफार्मर आपके पास है। आप सपोज 11 केवी की ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे रहे हैं, 11 केवी की ट्रांसफार्मर है, तो उसकी आईआर वैल्यू अलग हो जाएगी। 33 केवी की ट्रांसफार्मर है तो उसकी आईआर वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं लॉजिकल में ले जाता हूं, मेन फंडा पर ले जाता हूं, आपके माइंड में सेटअप करवा देता हूं कि जब भी आप किसी भी ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू आपसे पूछे या आपको पता करना हो तो 1 kV इक्वल टू 1 मेगा ओम्स। मतलब यदि हमारा ट्रांसफार्मर 1 kV का है, हमारा ट्रांसफार्मर 1 kV का है, तो उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम्स आना चाहिए। यदि 11 kV की ट्रांसफार्मर है तो उसका आईआर वैल्यू कम से कम 11 मेगा ओम्स आना चाहिए। 11 मेगा ओम्स का मतलब यदि आपके मेगर में किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है तो कम से कम 11,000 किलो ओम्स आईआर वैल्यू आनी चाहिए। फेज टू बॉडी, जिसको हम लोग आमतौर पर क्या चेक करते हैं, अरे फेज टू बॉडी चेक करो ना, बॉडी का बॉडी कितना है, इसका बॉडी का वैल्यू कितना आ रहा है, कहते हैं ना। तो उसी को हम लोग टेक्निकल साउंड में आईआर वैल्यू कहते हैं। तो 11 केवी की ट्रांसफार्मर है तो उसकी आईआर वैल्यू 11 मेगा ओम्स आनी चाहिए। तब जाकर हम इंश्योर करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू बहुत ही अच्छी है, इस ट्रांसफार्मर को हम चार्ज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों,
चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि पीआई है क्या। पीआई है पोलराइज्ड इंडेक्स, है ना, पोलराइज्ड इंडेक्स। पोलराइज्ड इंडेक्स का कहने का मतलब है दोस्तों कि हम किसी भी ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू को जब चेक करते हैं तो इससे इंश्योर होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस और इसकी सेफ्टी कितनी है। ओके, तो पीआई वैल्यू का मतलब क्या है? पीआई वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि 11 केवी लाइन में, एसटी लाइन में, या 11 केवी से ऊपर 33 हो गई, 132 हो गई, इसकी पीआई वैल्यू कम से कम 1.2 होनी चाहिए, है ना, 1.2। तो पीआई वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है ना। कम से कम जो स्टैंडर्ड पीआई वैल्यू है हमारी 1.2 में 2 ओम्स है। आपसे यदि कोई पूछ दे फटाक से कि ट्रांसफार्मर की स्टैंडर्ड हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की स्टैंडर्ड पीआई वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप फटाक से आंसर दे दीजिएगा दोस्तों 1.2। ये कैसे है ना? ये भी तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है ना आपके सामने। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा दोस्तों। तो पीआई वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पीआई वैल्यू, सपोज मैंने एक आयर वैल्यू लिया, किसी भी ट्रांसफार्मर की एक आयर वैल्यू लिया, देखा गया कि इसकी आयर वैल्यू 10 मेगा ओम्स आ रही है, ठीक है, इसकी आयर वैल्यू 10 मेगा ओम्स आ रही है। फिर 10 मिनट के बाद, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आपके सामने पिक्चर क्लियर होगा। तो मैंने अभी क्या कहा, किसी भी ट्रांसफार्मर की जब मैं आयर वैल्यू लिया तो देखा गया कि 10 मेगा ओम्स आ रही है, ठीक है। फिर उसको छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया, 10 मिनट चुपचाप शांति से बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर से मैंने एक आयर वैल्यू लिया तो देखा गया कि इसकी आयर वैल्यू 10.5 या 9.5 मेगा ओम्स है। तो जो हमने फर्स्ट टाइम लिया था 10 मेगा ओम्स और सेकेंड टाइम लिया 9.5 मेगा ओम्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को विभाजित कर देंगे। करने के बाद जो रीडिंग हमारे सामने निकल कर आएगी वही हमारी पीआई वैल्यू कहलाएगी। समझ गए ना? चलिए हम फिर चौथे आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में कितने प्रोटेक्शन का यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर में हम कितने प्रोटेक्शन का यूज करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नॉर्मली आमतौर पर जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, हमारे डोमेस्टिक में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें तो कुछ प्रोटेक्शन होता ही नहीं है। देखा जाए तो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक पीआरवी भाल्व, जिसको प्रेशर रिलीफ भाल्व या सेफ्टी के भाल्व से जानते हैं, वो एक भाल्व ऊपर में लगाकर छोड़ दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। जब जैसे ही हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की बात आ जाती है, जो आमतौर पर हम इंडस्ट्रियल में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर सब स्टेशन में, है ना, यूज करते हैं, इस तरह के ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन का यूटिलाइज किया जाता है। अब कहेंगे दोस्तों कि ये सब प्रोटेक्शन क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो हम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, उस प्रोटेक्शन में से सबसे पहला जो प्रोटेक्शन सामने निकल कर आता है, बोकोज रिले। ये ट्रांसफार्मर की बहुत ही सेंसिटिव रिले है, ट्रांसफार्मर की बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन है। ओके, बोकोज रिले, पीआरबी रिले। यदि हमारी ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टेप चेंजर है, OLTC है, तो इसकी भी एक प्रोटेक्शन सामने निकल कर आती है, वाइल्ड सर्च रिले, जिसको हम वाइल्ड सर्च रिले के नाम से जानते हैं। वाइंडिंग टेम्परेचर हाई, वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म, वाइल्ड टेम्परेचर हाई, वाइल्ड टेम्परेचर अलार्म। सपोज हमारी वाइल्ड की टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगी तो उसकी भी एक प्रोटेक्शन रिले है, वो ट्रिप करवा देगी। वाइंडिंग टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगी तो उसकी एक प्रोटेक्शन रिले है, वो ट्रिप करवा देगी, ट्रांसफार्मर को बंद या ट्रिप करवा देगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा पीआरबी रिले, MOG मैग्नेटिक वाइल गेज, है ना। तो इस तरह के कुछ प्रोटेक्शन हमारे ट्रांसफार्मर में लगाकर रखा जाता है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा वाइल का यूज करते हैं?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भी कोई भी आपसे पूछ देगा, जूनियर हो या सीनियर हो, ठीक ना, कभी भी आपसे कोई पूछ देगा कि हम पावर जो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में, पावर ट्रांसफार्मर या एसटी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में हम कौन सा ऑयल का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर में, एसटी ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक ऑयल का यूज करते हैं। एक शब्द में बोलना है, हम पावर ट्रांसफार्मर में, एसटी ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक ऑयल का यूज करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नेफ्था बेस्ड, ओके, नेफ्था बेस्ड पर आधारित होती है और दूसरा पैराफिन बेस्ड पर आधारित होती है। बस, फिर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में OLTC का क्या काम है। ट्रांसफार्मर में OLTC का क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, कहने का मतलब दोस्तों, ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में, लोडिंग कंडीशन में हम टैप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, टैप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो OLTC से हम ऑन लोड टैप चेंजर को हम रनिंग कंडीशन में वोल्टेज को बढ़ाते हैं या नहीं तो कम करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में OLTC को कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। अभी जस्ट मैंने कहा ना कि रनिंग कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर को टेप को कम ज्यादा करते हैं, तो इसको घुमाने के लिए तो कोई यंत्र या कोई मशीनरी तो ट्रांसफार्मर के अंदर में लगा है ना, तब नहीं ये ऑन लोड कंडीशन में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो OLTC को घुमाने के लिए हम डाइवर्टर स्विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाइवर्टर स्विच का यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल में लगी हुई रहती है। ओके, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में डाइवर्टर स्विच को कैसे ऑपरेट किया जाता है। डाइवर्टर स्विच सिलेक्टर स्विच को घुमाती है, जिससे हमारा टेप कम बेसी होता है। फिर डाइवर्टर स्विच को घुमाने के लिए तो कोई चाहिए ना, कि डाइवर्टर स्विच तो अपने नहीं ना घूम जाएगा। तो यही क्वेश्चन निकलकर सामने आता है कि डाइवर्टर स्विच को कैसे घुमाते हैं। तो डाइवर्टर स्विच को घुमाने के लिए हम ड्राइव मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम डाइवर्टर स्विच को घुमाते हैं, और डाइवर्टर स्विच जैसे ही घूमती है हमारा टेप इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ट्रांसफार्मर में ऑन लोड कंडीशन में, कहने का मतलब रनिंग कंडीशन में जब टेप चेंजिंग करते हैं समय, रनिंग कंडीशन में टेप चेंजिंग होता है, जब लोडिंग कंडीशन में टेप चेंजिंग होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो एक्सप्लोजन क्यों नहीं होता, फ्लैशिंग क्यों नहीं होता, शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बहुतों को पता नहीं है कि मैंने तो आमतौर पर क्या करते हैं, आमतौर पर हमको यदि टेप इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो ट्रांसफार्मर को बंद कर दिए, उसके बाद जो मैनुअली हमको क्या करते हैं, कहीं देखिएगा ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसमें मैनुअली टेप को कम या ज्यादा करते हैं। कब करते हैं? ट्रांसफार्मर को बंद करके, लोड को जीरो करके। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है कि लोडिंग कंडीशन में टेप जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो एक्सप्लोजन क्यों नहीं होता, शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादा इसका डिफिनेशन में देने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि हम जो डाइवर्टर स्विच का यूज करते हैं टेप चेंजिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इस डाइवर्टर स्विच में एक रेजिस्टेंस लगा कर रखते हैं। जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर में टेप कम या ज्यादा होता है तो ये रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को जीरो कर देती है, करंट को जीरो कर देती है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। जैसे ही टेप इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे ही चेंजिंग होता है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को जीरो कर देती है, ग्राउंड कर देती है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, कोई भी फ्लैशिंग नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर से
मैं पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 वेरी जो इक्विपमेंट्स हमारे हैं मशीनरी, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, ब्रेकर हो गया, योडी क्रेन हो गया, तो सबके ऊपर मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपके सामने लाकर रखूंगा। ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, इसलिए ज्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप भेजें कि हाँ सर आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए। मैं आपके पास डेफिनेटली उस तरह की वीडियो बनाकर सामने रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। फिर से एक बार कहता हूं दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हम आपको देंगे। चलिए नमस्कार।